हम लोग नियो ह्यूमनिस्ट या नव मानवतावाद में, जो नव्य मानवतावाद में हम लोग डिफरेंट थ्योरीज की बात कर रहे थे, और हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात कर रहे थे कि शरीर, मन और आत्मा। शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से कि हम अपने मन पर काम कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग योग आसन की बात करते हैं। और दूसरी बात, हम मन की बात करते हैं। मन को समझना बहुत मुश्किल है। मन के बारे में कहा जाता है कि मन बहुत चंचल है। किसी ने एक योगी से पूछा कि मन की अवस्था कैसी होती है, तो उन्होंने बताया कि एक काम किया जाए कि आपको मन जो है, समझिए एक तरह का बंदर है, और वो बंदर जो है उछल कूद कर रहा है, उसको आपने शराब पिला दिया, और शराब पिलाने के बाद उसके जीभ के ऊपर में मधुमक्खी से डंक मरवा दिया। अब वो जितनी चंचलता दिखाएगा वही समझिए मन की अवस्था है। हम लोग के साथ भी यही होता है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था ओशो का, उसमें वो जिक्र करते हैं अरविंदो का। अरविंदो जो है, अरविंदो घोष, जो कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के बड़े इम्पोर्टेंट जो हमारे लीडर होते थे 1906, 7, 8 के आसपास में। अरविंदो के बारे में हम जो जानते हैं कि वो पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में उन्होंने जो उस समय सिविल सर्विसेज की परीक्षा उन्होंने पास कर लिया, और जब पास कर लिया तो इंटरव्यू के लिए उनको जाना था, और इंटरव्यू के दिन वो नहीं गए। ये स्थिति उनकी थी। और जब उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बाद उनको फिर भी ग्वालियर के बड़ौदा के महाराजा ने उनको नौकरी दिया उचित रैंक के बराबर का प्रिंसली स्टेट में, और फिर भी वो स्वाधीनता संग्राम की ओर आकर्षित हुए, विप्लवकारी थे, और एक मूवमेंट तक ले गए। तो उस समय माना जाता था कि बाल, पाल, घोष, ये 3 लोगों का पूरा वर्चस्व था कांग्रेस का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और वहाँ के बाद वो जेल गए हैं, और बाद में उनको अनुभूति हुई, दिव्य अनुभूति, और वो पौंडीचेरी में ओरोविले आश्रम खोले। तो अरविंदो के बारे में ओशो यानी रजनीश जो है वो बताते हैं कि शुरू में अरविंदो जब ध्यान करते थे, उनकी मन जो है हमेशा भागता रहता था। उनको उनके गुरु ने बताया कि आप ऐसा सोचो कि आपका जो मन भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो आप सोचो कि ये एक तरीके का एक मच्छर है जो आपको परेशान किया। वो मच्छर चला गया, भिन्न करके चला गया, फिर दूसरा विचार आएगा, वो भी भिन्न करके चला गया। आप बस विचार को जाने दो, और साक्षी भाव से विचार को देखते रहो, एज ए विटनेस। और उन्होंने बोला कि ठीक है, शुरू करते हैं। विचार आते गए, और वो साक्षी भाव से देखने की कोशिश करते रहे। लगातार 2-3 घंटा तक उनको विचार बहुत परेशान करता रहा। धीरे धीरे पाया उन्होंने कि विचार अब कम हो रहे हैं, और बैठे रह गए। उनको आनंद आने लगा। 3 दिन तक बैठे रह गए शुरू की अवस्था में, और धीरे धीरे विचार दूसरे दिन और कम होते अंतिम अवस्था हो गई कि विचार शून्य हो गया, और साक्षी भाव से उस निर्विकार समाधि में वो पहुंच गए थे। ये तो मन को साधन करने के लिए 3 दिन लगा था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें मन की अवस्था को जब हमें साधना है, यही मुख्य साधक का काम होता है। जो किताब हमने लिखा है नव्य मानवतावाद, एक शिक्षक और एक साधक की नज़र से, वहाँ हम एक बात करते हैं जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ब्रह्मचक्र और मन का विकास। मन का विकास कैसे हुआ? जो आपका मन है उसका विकास कैसे हुआ? मन और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि तो यहाँ पर है, बोलेंगे बुद्धि शरीर के अंदर में है, स्पाइनल कॉर्ड तो दिख रहा है, लेकिन मन कहाँ है? ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो दिखता नहीं है। तो ये चेतना का स्तर है, और इसके बारे में लिखा गया है कि मन का जो उदय है वो ब्रह्म चक्र
के द्वारा होता है। ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र में कंसेप्ट आता प्रतिसंचर का। प्रतिसंचर जो है इसमें सी के ऊपर डैश हो जाएगा तो प्रतिसंचर, ये डिफरेंट स्टेजेज में आया मन। ये मन एक स्टेज में नहीं आया। जैसे कि हमारे पशु पक्षी है, उनके भी मन है, लेकिन उनका मन प्रोग्राम्ड किया हुआ है। बहुत कम उनके मन की अवस्थाओं में विचरण होता है। उनका जो बेसिक नीड्स है उसी के हिसाब से वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन हमारा मन ब्रह्म के जो आत्मा के केंद्रित अवस्था है, चेतना का जो अवस्था, वहां तक जाकर जुड़ सकता है। तो ये पदार्थ से आत्मा की ओर प्रवाह हुआ है। मतलब कि जैनिज्म में देखेंगे कि भगवान महावीर बोलते हैं कि ये जो जितने कंकड़ पत्थर निर्जीव है उनमें भी एक आत्मा है, और जीवों में भी आत्मा आया। धीरे धीरे जीवों के स्तर पर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे में जो है वो पदार्थ से आत्मा की ओर प्रवाह जो है वो हमारे में सबसे ज्यादा ऊपर तक पहुंचा है। और इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, संघर्ष करता है। हमेशा मन सोचता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हमेशा एक 0-1, जैसे कंप्यूटर काम करता है ना 0-1, उस प्रिंसिपल पर चलता है। और इन संघर्षों के बीच में एक हमेशा एक रहता है कि हम एक महान की खोज करते हैं, मतलब जो उसके साथ एकात्म होना चाहते, उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है। और यही आकर्षण जो है, ये आकर्षण लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, यही ब्रह्म चक्र का मूल आधार है। पौधों से, जानवरों से होते हुए मानवीय स्तर तक पहुंचता है। और मन का स्वभाव विस्तार करना है। मन जब विस्तार करता है, और ये विस्तार जो यही एजुकेशन है, इस विस्तार की अवस्था को हम एजुकेशन कहते हैं। मानसिक बंधनों, सीमाओं को तोड़ा जा सके। खुशी की इच्छा ही जीवन का मुख्य प्रेरक है। हम हमेशा ब्लिस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की खोज में हम आगे बढ़ते हैं। और जो परमानेंट ब्लिस है, जो कि भौतिक अवस्थाओं से पूरी नहीं हो सकती। आप कितना भी कंफर्ट कर ले, एसी की हवा में रहे, बहुत कंफर्ट अपने करें, लेकिन आप विचलित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। आप विस्तार करके जब शाश्वत और दिव्य प्रकृति का अनुभव करते हैं, जैसे अरविंदो ने किया था, या बुद्धा ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया, या महावीर ने किया, या हमारे जितने ऋषि मुनि ने किया, वो किस अवस्था तक पहुंचे? उन्होंने साक्षी भाव से मन में उठते हुए विचारों को देखते देखते उसको विचार शून्य कर लिया, निर्विकार हो गए। जब वो निर्विकार हो जाते हैं और साक्षी भाव से उस व्यवस्था को देखते हैं, तो जाके हमारा परम शांति की प्राप्ति होती है। यही जो है प्रतिसंचार का सिद्धांत है। ब्रह्म चक्र की बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना की अवस्था तक हमको ब्रह्म चक्र में ब्रह्म तक पहुंचना है, मन की अवस्था को। यहां पर जो हम प्रतिसंचार की बात कर रहे थे, हम नीचे से देखें, यहां पर आप देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले हुआ। पहले प्लांट्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे। अर्थ पे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग बीइंग्स जो आता है, उसके अंतर्गत चेतना का विकास होता है। यूनिसेलुलर, अमीबा, पारासीलियम, ये सब छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया को ने एनर्जी लेने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है सूरज की रोशनी में, वो ग्रीन क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। कहा जाता है कि जो सेल है बैक्टीरिया में, जो कहीं और से दूसरा बैक्टीरिया जो कि क्लोरोफिल बना सकता तो पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल ये मिल के ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी बना देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका एक रूप आप शैवाल देखते होंगे अपने पेड़ पौधे, अपने तालाब में या पानी के स्रोतों में, शैवाल, एल्गी। ऐसा ही ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र में पैदा हुआ। और ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्लोरोफिल की सहायता से खाना बनाना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस, और एनर्जी डेवलप किया। यहां से लाइफ शुरू होता है। और लाइफ शुरू होने के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आगे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो रहा है।
प्लांट्स डेवलप हो गए हैं, एनिमल्स डेवलप हो गए हैं, मैमल्स डेवलप हो गए। ये बहुत हाल की बात है। अगर हम कहें कि 600 पेज की किताब है तो आदमी का इवोल्यूशन तो लास्ट पेज पे होता है, लास्ट 600वां पेज पे होगा। ह्यूमन्स है, यहाँ से जो प्रतिसंचार जो हम बात करते हैं, यहाँ ह्यूमन्स का इवोल्यूशन होता है। और संचार का कंसेप्ट जो है, संचार का कंसेप्ट जो है वो है कि हमारा ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉलिड, लिक्विड, ल्यूमिनस, एरियल एंड एथरल, इस तरीके से हम जो है सो कहाँ से आया, इथर है, इथर से डेवलप किया एरियल पार्ट, ल्यूमिनस पार्ट, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट से होता हुआ जो है प्रतिसंचारा में आता है। मीन्स देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी, और साइंटिस्ट इसी के बेसिस पर बोलते हैं देयर इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल द एनर्जी इन द वर्ल्ड इज कांस्टेंट। डेफिनेटली एक एनर्जी का, एक चेतना का स्तर है, कोई क्रिएटर है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड वी ऑल आर इन द इल्यूजन। अगर हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। यही हमारा ब्रह्म चक्र का कंसेप्ट है। आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो यहाँ जब इसको अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्रह्म चक्र का कंसेप्ट एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है। जैसे कि हम पढ़ाते हैं यूपीएससी आईएएस के सिलेबस में द यूनिवर्स, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, शर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में। वहाँ हम लोग गॉड्स पार्टिकल की बात करते हैं। कभी हमारे जो कुछ साधक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो गॉड्स पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा लिप्पर है। देयर आर 17 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। 17 तरह के हैं, और उसमें देयर आर द गॉड्स पार्टिकल्स, और जो गॉड्स पार्टिकल देयर इज नो मास, कोई मास नहीं है इसके साथ। और यूनिवर्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं एक डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी एंड गॉड्स पार्टिकल। इन दो के कॉन्सेप्ट के बीच में ही ब्रह्मांड में, ब्रह्म चक्र में हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। And these are the elements which are present in even a single atom. Means each and every atom of this universe is the manifestation of the divine consciousness level. Divine consciousness level का manifestation है। तो माय डियर स्टूडेंट्स और हमारे जो रीडर्स हैं, इस बुक को आप इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ेंगे, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ये हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम धम्म की बात कर रहे हैं, बुद्धा का धम्म की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ब्रह्म चक्र के कॉन्सेप्ट को जब आप समझते हैं तो हमारा जो टॉपिक है, अभी जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, द एग्जिस्टेंस, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो है कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद। हम लोग न्यू ह्यूमनिज्म के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि ये न्यू ह्यूमनिज्म फिलॉसफी के 6 पार्ट की बात कर रहे थे। पहला पार्ट था ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व का अध्ययन। अस्तित्व के अध्ययन में हमने ब्रह्म चक्र के बारे में समझा कि हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज कम इनटू बीइंग। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं मेटाफिजिक्स। हालांकि उस कंसेप्ट में हमने ये भी समझा था कि व्हाट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बात करता है अध्यात्म और पार्टिकल फिजिक्स को जोड़ता है। द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देन कंसेप्ट ऑफ द सब एटॉमिक सब पार्टिकल फिजिक्स, दैट इज द पार्टिकल फिजिक्स, और वी कैन से दैट इट इज द हाउ मेनी टाइप ऑफ द सब पार्टिकल्स आर देयर इन द एटम्स। इसके कॉन्सेप्ट से जब हम लोग अध्यात्म को जोड़ देते हैं, देन इट इज द मेटाफिजिक्स। एथिक्स, एथिक्स बेसिकली व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स का मतलब है कि द वैल्यू, व्हाट आर द रियली कार्डिनल वैल्यूज, लव एंड कंपैशन। लव एंड कंपैशन, ये 2 चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको एथिक्स का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। एथिक्स वर्ड जो है वो एथिकेयर एक लैटिन वर्ड है, उससे निकला है, और इस वर्ड का मतलब होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दैट थिंग इज ऑलवेज कमिंग इन योर माइंड, एंड विच वन इज हाउ मच राइट एंड विच वन इज हाउ मच रॉन्ग,
and which road we have to go, which decision we have to undertake. That is the domain of the ethics. तो हमने क्या पाया, 6 इसके पार्ट बताए, ontology, existence, metaphysics and ethics. And the fourth is epistemology. एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग बेसिकली एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टिल माइंड के स्टिलनेस के लिए, शांति के लिए हम किस अवस्था तक पहुंचते हैं, व्हाट आर द एपिस्टेमोलॉजी. और मन का जो अध्ययन करते हैं व्यवहारिक पक्ष का, वो साइकोलॉजी हो जाता है. और जब हम आध्यात्मिक साधना के द्वारा इसको करते हैं तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है. तो ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, लेकिन जब हम एक लाइफ साइकिल के साथ, अपने लाइफ के साथ इसको जोड़ लेते हैं, जीवन और शिक्षण को जब हम जोड़ लेते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है. इनको सरल ढंग से हमने बताया है इस किताब में. ऑन्टोलॉजी मतलब हम कौन है, दुनिया क्या है. मेटाफिजिक्स सृष्टि कैसे बनी है और कैसे बदलती है. कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, कंसेप्ट ऑफ रेड जायंट स्टार्स, डाइंग स्टार्स, बर्थ ऑफ स्टार्स, ये सब साइंस के सब्जेक्ट है. इसको थोड़ा हम अध्यात्म से जोड़ते हैं. साइकोलॉजी हमारा मन का व्यवहारिक पक्ष, एक्सियोलॉजी दैट इज द एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट आर द वैल्यू. एपिस्टेमोलॉजी फॉर द टीचर्स. इस बुक का टाइटल ही है नव्य मानवतावाद, एक शिक्षक और एक साधक की नजर से. और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, व्हाट द प्रैक्टिस वी हैव टू डू. What the practice we have to do, बेसिकली हम लोग कहाँ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हम लोग अष्टांग योगा की बात करते हैं. पतंजलि का यम नियम, यम जो हमारे सामाजिकता की बात करता है, नियम जो हमारे अपनी बात करता है. आसन, क्योंकि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर वो मंदिर है जिसके द्वारा हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं. तो ये आसन. प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा हम मन के द्वार के अंदर में पहुंच जाते हैं. यह धारणा, व्हाई वी आर डूइंग इट. यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन. ध्यान, ध्यान की अवस्था, उसमें बहुत सूक्ष्म तरंगों को देखा जाता है. मन की अवस्थाओं के डिफरेंट चैनल, एनर्जी सेंटर्स को देखा जाता है. एपिस्टेमोलॉजी में हमने इसको पढ़ा है कि कितने तरह के चक्र होते हैं. मूलाधार चक्र कैसे काम करता है, वहाँ क्या क्या आपके सेंटर्स है. उसके ऊपर हम लोग जाते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र. उसके ऊपर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार्थ. इन चक्रों से हम कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं और ब्रह्म की अनुभूति लेते हैं. एपिस्टेमोलॉजी एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना. तो कुछ हमें बहुत सारे एनर्जीज मिलते रहते हैं, एनर्जीज का चैनलाइजेशन होता रहता है. तो वो जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसकी आप अनुभूति ले पाते हैं. इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले काफी आगे बढ़ जाते हैं. तो इस कंसेप्ट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये जो मुख्य सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हमका सिद्धांत क्या है. वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस. पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतना है, इसीलिए हमें सबके प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट की भावना रखनी है. सबों के प्रति हमें प्रेम और रिस्पेक्ट की भावना रखनी है. साइकिल ऑफ क्रिएशन. इवोल्यूशन रेगुलर प्रोसेस है. हमारे माइंड का इवोल्यूशन हमेशा होते जा रहा है. और ये माना जा रहा है कि आज के करीब 50-60 साल के बाद आदमी को बहुत काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर काम उसकी इच्छा शक्ति पर ही हो जाएगी. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट काफ़ी हो जाएगा. आप हफ्ता में अगर 1 घंटा काम करें, जीविकोपार्जन हो जाएगा. तो आदमी क्या करेगा? ही विल डू द कल्चरल परस्यूट, सांस्कृतिक कार्य करेगा. आदमी अपने मन की अवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा. क्योंकि उस समय जो है, अगर मान लिया यहाँ अर्थ पे प्रॉब्लम है, पीपल कैन गो टू द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. स्पेस स्टेशन बन जाएंगे 50, 60, 100 साल के अंदर में. तो वेयर द ह्यूमन इवोल्यूशन विल बी गोइंग. तो ह्यूमन इवोल्यूशन उसी सृष्टि का चक्र में, ह्यूमन का इवोल्यूशन अंत में सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे ही जाएगा. और पीपल विल स्टार्ट डूइंग आध्यात्मिक साधना. लोग आध्यात्मिक साधना करेंगे, माइंड का एक्सपेंशन हो जाएगा.
राइट नॉलेज एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये जाएंगी। तो आने वाला समय जो है वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अभी क्या होता है, ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, हमें एकाएक लगने लगता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, धरती समाप्त हो जाएगी। नो, नथिंग डूइंग इट, क्योंकि स्पिरिचुअल फोर्सेज आर वर्किंग और ये एक रास्ता निकालेगा। अभी इग्नोरेंस ये तब तक नहीं निकाल पा रहा है जब तक कि हमारे सोसाइटी में इनइक्वलिटी है। कुछ लोग काफ़ी एडवांस्ड है, कुछ लोग काफ़ी पीछे हैं, कुछ लोग बिल्कुल पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो इक्वलिटी जब खत्म होगा, अरे खत्म होने के कगार पे पहुंचेगा ही, तब जाके ये रास्ता एक सीधा देखिएगा, देयर विल बी स्पिरिचुअल ब्लिस फॉर द होल ह्यूमन सोसाइटी। इसलिए हमारा नव्य मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाना है। फॉर व्हाट पर्पस? बिकॉज इट विल गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस। हम खुद को भी समझेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन में जिएंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। और ये एक सही शिक्षा होगी। यही नव्य मानवतावाद का मूल सिद्धांत है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस जो हम बात कर रहे थे, हम क्या है, सृष्टि क्या है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्लिस, नव्य मानवतावाद, ये हमेशा सिखाता है कि हम चेतना से जुड़े हैं। हमें सभी जीवों और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये हमें एक बात करता है कि हमें छोटे छोटे जो नैरो माइंडेडनेस अप्रोच है उससे ऊपर उठने की जरूरत है। हमें एक यूनिवर्सल एप्लीकेशंस लाने की जरूरत है। तो ये सार्वभौमिकता की बात करता है, जहाँ की कोई जाति नहीं हो, कोई धर्म नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई लिंग नहीं है, सीमाओं से ऊपर उठना है। अभी हम लोग के साथ क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स जो हैं, जैसे कि कास्ट सेंटिमेंट्स हो गया, या आपका रीजनल सेंटिमेंट्स हो गया, या ह्यूमन सेंटिमेंट्स, जो कि हम बोलते हैं ह्यूमन ही सुप्रीम हो, नहीं, इन सबों से ऊपर उठ के यूनिवर्सलिटी की ओर जाना होगा। और हमारे जो एपिस्टेमोलॉजी का सिद्धांत तो ये बताता है कि हमारे स्कूल के एजुकेशन में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सभी बच्चे टीचर के साथ जुड़ के अपनापन की भावना करें। ये जो अप्रोच है कि बच्चों को एक प्रोफेशनल की तरह पढ़ा दो, उनको हम नाम तक नहीं जानते, नो, टीचर शुड बी लाइक अ फैमिली मेंबर। उनकी माँ की तरह उसको काम करना होगा। उनके सभी जो नैरो सेंटिमेंट्स उसके ऊपर उठाना पड़ेगा। तब जाके हम जो है इस तरह के न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की बात कर पाएंगे और सोशल इक्वलिटी की बात कर पाएंगे। तो हमें ये जो गुडविल जनरेट करना है, हमेशा हम सोशल जस्टिस की बात करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वी नो दैट दिस 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, इसमें जो है चेतना है, शक्ति है, शिव और शक्ति। ये कंसेप्ट हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। ब्रह्म, शिव और शक्ति। ब्रह्म जो है शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। शक्ति का मतलब है चेतना और ये परिवर्तनशील है। तो ये जो पहले ब्रह्मांडीय चेतना से मन बना, फिर 5 तत्व बने, फिर पदार्थ बना, फिर मन, जीवन और मन का विकास हुआ और इस तरह मनुष्य का विकास होगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग जो ब्रह्मांडीय मन ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है, सृष्टि के चरण को संचारा कहा जाता है। ठोस तत्व को जो है यहाँ पर क्लैश होता है, माइंड एंड लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है। तो माइंड एंड मैटर, ये कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके, समझ चुके हैं कि हाउ दिस संचारा एंड प्रति संचारा डेवलप हुआ है, कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। तो ये जो आपका एकता मीन्स वी यूनाइट विद द डिवाइन, योगा, कॉन्शियसनेस, मन, विकास, प्रेम, जीवन प्रवाह और आपसी जुड़ाव, ये सभी इसी न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के बेसिक आधार है। तो हमें संपूर्ण सृष्टि से जुड़ना है, सबों के प्रति यूनिवर्सल लव रखना है।